विक्रम अपने गांव से अपने अजीब कारनामों के लिए निकाल दिया गया था और आज वो पेड़ की एक डाल पर बैठ उसी डाल को काट रहा था। एक दूसरा व्यक्ति जो श्रीमंत दिख रहा था, वो इस घटना को देख रहा था। उसने जाकर विक्रम से पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा कि डाल काट रहा हूँ। अरे भाई, अगर तुम इस तरह से डाल को काटोगे तो खुद भी गिर जाओगे। कुछ भी कहते हो, तुम बस देखते जाओ। जयचंद ने सोचा कि शायद विक्रम कोई तरकीब लगा रहा है, पर देखते ही देखते डाल कट गई और विक्रम नीचे गिर पड़ा। मैं भी कहां इस मूर्ख की बातों में आकर इसे देखने लगा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन देखा डाल तो कट गई ना। अब इस डाल का क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वो ले जाएगा। अब मैं चला, मुझे राजा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम है? तुम्हें क्यों बताऊं? राजा और मेरे बीच की बात है। ये कहकर विक्रम राज्य की तरफ बढ़ने लगा और जयचंद उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही विक्रम ने राज्य में पैर रखे, वैसे ही वहाँ वर्षा शुरू हो गई। देखा कैसे मैंने आते ही वर्षा करा दी। मूर्ख, तो वर्षा अपने समय से हुई है, तुम्हारे आने से नहीं। पास ही के खेत में कुछ लोग थे। उन्होंने ये देखा और विक्रम के पास आकर कहने लगे, प्रभु, कौन है आप? इस जगह पर 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई और आपके आते ही वर्षा शुरू हो गई। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आपके दिव्य चरण इस गांव में पड़ते ही हमारे तो भाग्य खुल गए। आप इसी गांव में रहिए और कहीं जाइएगा नहीं। गाओ, मेरे गुणगान गाओ और सबको बताओ, विक्रम आ गया है और राज्य के दुख काट गया है। जयचंद इस घटना को देख अपने माथे पर हाथ रख देता है और सोचता है, ये लोग भी मूर्ख हैं और ये तो नीरा मूर्ख है ही, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में जयचंद को भ्रष्ट होने के नाते राज्य से निकाल दिया गया था। इसी कारण वो राज्य के बाहर जंगल में था। जयचंद मौके का फायदा उठाकर लोगों से कहता है, ये है बाबा विक्रम, मुझे राज्य से बाहर निकाला गया और मैंने इनसे मदद मांगी तो आज इन्होंने मेरी मदद कर दी है। जाओ और ये बात पूरे राज्य में बता दो। अरे पर बारिश तो मैंने कराई, तुमने मदद कब मांगी मुझसे? बाबा विक्रम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई मदद ना मांगता तब भी वो तुम सबकी मदद जरूर करते। बहुत उदार है बाबा। बाबा विक्रम की सदा जय हो। चलो महाराज को ये खबर सुनाई जाए। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और जयचंद बचे। अन्य व्यक्ति इस खबर को पहुँचाने राज्य में चले गए। बाबा विक्रम, कहो मेरे भक्त जी, आप अपने इस अनन्य भक्त को बताएं कि आप महाराज को किस कारण मिलने आए थे। अब जब मेरे परम भक्त ने पूछा है तो बताता हूँ। उनकी पुत्री का विवाह होने वाला है और मैंने सुना है कि जो उनकी कन्या को शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर उनसे विवाह करने आए हैं। बहुत ज्ञानी हो, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम मूर्ख है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब राजा के पास चलते हैं। आप क्यों जाते हैं? आप तो बड़े ही बुद्धिमान और दिव्य व्यक्ति हैं। आपका संदेश लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। सही कहते हो। जाओ भक्त और राजा से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आ रहा हूँ। जो आ गया बाबा विक्रम। ये कहकर जयचंद वहाँ से सीधे राजमहल पहुँच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विक्रम और जयचंद की खबर पहुँच गई थी। जैसे ही जयचंद दरबार में पहुँचा, उसने गुहार लगाई, महाराज आदित्यनाथ की जय हो, महाराज आदित्यनाथ की जय हो। महाराज,
मैं तो वन में बिना किसी आशा के घूम रहा था कि तभी बाबा विक्रम ने मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दे दी। मैंने भी सुना है कि उनके दिव्य चरण पड़ते ही गांव के भाग्य खुल गए। इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि गांव की विपत्ति दूर हुई है और हर्ष का माहौल है। महाराज, बाबा विक्रम ने कहा है कि ये वर्षा उनकी तरफ से आपके राज्य को एक भेंट स्वरूप है। हम आभारी हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी को वो शास्त्रार्थ में हराकर उनसे विवाह करेंगे। वो बहुत ज्ञानी होंगे, पर बड़े बड़े विद्वान मेरी बेटी से नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तुम उन्हें आज ही ले आओ। अब सारी चीजें जयचंद के अनुसार हो रही थी। उसका षड्यंत्र सफलता की कगार पर था। कुछ दिन बीता और समय आ गया था। जयचंद विक्रम को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी मंदरा, राजा आदित्यनाथ और एक नया मंत्री किशन भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन बाबा विक्रम का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन ले, फिर ये स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम मौन रहा। ये देख मंत्री ने किशन से पूछा, कहीं मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया है आपके बाबा ने? बिल्कुल सही समझे आप मंत्री जी। आज बाबा का मौन व्रत है, इसीलिए वो बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर राजकुमारी चाहें तो वो आम तरीके से कर ले। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस ढोंगी को यहाँ लाकर बिठाया है, उन्हें जैसे शास्त्रार्थ करना है वैसे करने दीजिए। ये सुनकर विक्रम के चेहरे के रंग उड़ गए और उसे काफी गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें गुस्से में बड़ी कर ली और मुंह फुला लिया। बाबा विक्रम बहुत गुस्से में हैं। आप ढोंगी ना कहें, वरना वो वर्षा का भेंट वापस ले लेंगे और इस राज्य में कभी बरसात नहीं होगी। विक्रम तेजी से सिर हिलाता है। पुत्री, अपने शब्द वापस ले लो। लोगों की आस्था इस समस्या से जुड़ी हुई है और अगर इन्होंने वर्षा बंद कर दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है पिताजी, क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा और संतोष में सिर हिलाने लगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे राजकुमारी की तरफ से और उन प्रश्नों का उत्तर बाबा विक्रम देंगे। यदि वो तीनों प्रश्नों के उत्तर दे पाए या राजकुमारी के तथ्यों को गलत साबित कर दिया तो जीत विक्रम की होगी और ना कर पाए तो राजकुमारी की। मंत्री के ये कहते ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ और राजकुमारी ने बिना मौन रहे पहला प्रश्न किया परखने के लिए। इस राज्य में कितनी चिड़िया है? विक्रम अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है, ये बताने के लिए कि उसे ये सब नहीं पता। पर जयचंद बात पलट देता है। ये कह रहे हैं 10,000। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इन्होंने उत्तर कैसे दे दिया? मुझे इसके पीछे का अर्थ बताएं। अगर चिड़िया इससे अधिक हुई या कम हुई तो? ये सुनकर विक्रम अपना दायां हाथ बाईं ओर लेता है और बायां हाथ दाईं ओर। विक्रम बस ऐसे ही कुछ खेल कर रहा था, पर जयचंद फिर से बात पलट देता है। बाबा विक्रम ने कहा कि यदि चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब ये होगा कि चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, और यदि अधिक हुई तो कुछ चिड़ियाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने इस राज्य में आई होंगी। ठीक है, अब मैं भी मौन शास्त्र करूंगी। उत्तर दें। फिर राजकुमारी ने अपने हाथ गोल तरीके से घुमाया और एक उंगली दिखाई। उनका कहने का मतलब था कि हर किसी का एक ही रचयिता है। इस पर विक्रम ने 2 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये मेरी एक आंख फोड़ेगी। ये लो, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब विक्रम का तो अर्थ अलग था, पर फिर जयचंद ने बात संवार ली। आप अपना प्रश्न बताएं राजकुमारी। मैंने कहा सबका रचयिता एक है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि रचयिता एक नहीं 2 है। एक नर और दूसरी नारी, बिना दोनों के रचना असंभव है। राजकुमारी ने बात को समझा और हार मानकर गुस्से में दूसरा प्रश्न किया। उन्होंने फिर गोल आकार में हाथ घुमाया
और 5 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये अब कह रही है कि मुझे झापड़ मारेगी। ले, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ये कहकर विक्रम ने मुट्ठी बांध ली और राजकुमारी को दिखाई। फिर जयचंद ने अपनी सूझबूझ लगाई और बात सवार ली। मैंने कहा था कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। जी, और मेरे महाराज ने कहा है कि ये 5 तत्व एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, जो है परम तत्व। राजकुमारी के 3 प्रश्न पूरे हुए और राजकुमारी ने अपनी हार स्वीकार की, पर राजकुमारी के मन में खटास बनी थी। ये शास्त्रार्थ बाबा विक्रम जीत गए हैं। राजकुमारी मंदिरा की हार हुई। इसी के साथ ये स्वयंवर समाप्त होता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्री जयचंद से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। पूर्व मंत्री जी, ये आपके बाबा का मौन व्रत कब तक चलेगा? बस अभी संध्या तक इनका मौन व्रत समाप्त हो जाएगा। संध्या होने में बस कुछ ही देर है। आप प्रतीक्षा कीजिए, फिर हम इनसे दहेज की बात कर लेंगे। ये सुनकर जयचंद ने सोचा कि अब बात पक्की होगी, पर बात तो कुछ और ही थी। संध्या हो गई और किशन ने विक्रम से पूछा, बाबा विक्रम, कहो भक्त, क्या चाहते हो? और वर्षा करा दूं? नहीं नहीं बाबा, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने इशारों में कहा क्या था राजकुमारी से। बस इतनी सी बात भक्त, अभी बता देता हूँ। तुम्हारी राजकुमारी ने पूछा कि इस गांव में कितनी चिड़िया है, तो मैंने कहा कि ये कोई सवाल थोड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी चिड़िया है। और बाकी प्रश्नों का? जयचंद की सांसें थम सी गई, पर अब भागने का कोई रास्ता न था। फिर इन्होंने मुझे 1 उंगली दिखाई और कहा कि 1 आंख फोड़ देंगी, तो मैंने इन्हें 2 उंगली दिखाई और कहा कि मैं इनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर इन्होंने हाथ खोलकर 5 उंगलियां दिखाई और कहा कि 1 चाटा मारेंगी, तो मैंने भी मुट्ठी बांधी और कहा कि मैं मुक्का मारूंगा। वाह, आप तो बड़े ही ज्ञानी निकले। क्यों महाराज? डाल दो इन दोनों को काल कोठरी में। मैं तो यूं ही डर रहा था कि ये वर्षा रुकवा देगा। महाराज, ये तो वही बात होगी बूढ़े खजूर वाली, जहाँ खजूर बूढ़ा होकर गिरने वाला था, लेकिन कौवा आकर डाल पर बैठ गया तो लोग कहने लगे कि कौवे ने खजूर गिरा दिया। महाराज, क्षमा करे, क्षमा करे। मेरी पुत्री का विवाह इस मूर्ख से करा रहा था। पाखंडी, अब तुझे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। सैनिक आकर दोनों को वहाँ से ले गए और विक्रम अभी भी नहीं समझ पाया कि हो क्या रहा है, और हंसते हंसते काल कोठरी चला गया। योगी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलागोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में लाल चंदन के झाड़ भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, पर वो वर्धा राजन हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर। चलो चेक पोस्ट से चलते हैं। हवालदार फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को चेक पोस्ट पार ले आया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है सर आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी लाल चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा मुकेश। सर, मैं जानता हूं इन सबके पीछे वो वरदराज है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? सर, वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना? जी सर, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पे होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में काई पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था।
खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिल गई। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे लाल चंदन का पेड़ काटेंगे? हर समस्या का एक समाधान होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। ए, भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें समय समय पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाई को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना क्या बिगाड़ता है। हाँ भाई। उस रात से वरदराजन और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड मैसेज करके वरदराजन को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताया करता था। जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण की दिशा में जाता तो वरदराजन के आदमी उत्तर की दिशा में लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे, और जिस समय योगी उत्तर की दिशा में पेट्रोलिंग करता वो दक्षिण की दिशा में पेड़ काटने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर की दिशा से वरदराजन के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका ध्यान उस ताजे कटे हुए पेड़ के तने पर गया। ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो कैसे कोई मेरे आंख के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चलने लगा। जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए पेड़ों के तने दिखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब अब भी वरदराजन लाल चंदन के पेड़ों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्द ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी सर, आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए सर, यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, पर कल ये ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर। फिर जरूर लाल चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं उस वरदराजन को पकड़ कर रहूंगा। ठीक है सर। यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अड्डे पे योजना बना रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे लाल चंदन के झाड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन लाल चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? वरदराजन ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेती की गाड़ी जंगल के अंदर आई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को कॉल करके ये बात बता दी। सर, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ के तने को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, पर उनके रास्ते में कई और पेड़ गिरे हुए थे। सर, घूम के जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी साहब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ चेक पोस्ट पर खड़ा हो गया।
ट्रक धीरे धीरे चेकपोस्ट की ओर बढ़ने लगा। चेकपोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो ट्रक में क्या है। हवालदार ट्रक के अंदर चढ़ा। सर, यहाँ लाल चंदन तो है, पर एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर जांच की तो वहाँ बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। सर, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान था। उस वरदराजन ने इस बार भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और लाल चंदन के पेड़ों के साथ नदी के रास्ते से लाल चंदन के पेड़ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लाल चंदन सिर्फ मेरा है।